हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। कई थ्योरीज एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में तुम 9th-10th में पढ़ चुके होगे और वही सब चीज़ें एनसीईआरटी में शुरू के पेजेस में दिया है। फिर भी उसके बारे में थोड़ा तो हम जरूर पढ़ेंगे। एटोमियो ये ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है अनकटेबल या नॉन डिविजिबल, और यही एटोमियो एटम बन गया। मतलब एटम वो चीज जिसको कट नहीं किया जा सकता, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा शुरू में लोगों का मानना था। आज ऐसा मानना नहीं है। एटम को कट किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम का पार्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग किया जा सकता है ना। बट पहले ऐसा नहीं था। माना यह जाता था कि किसी भी मटेरियल को कट करोगे तो फाइनली जो सबसे छोटा टुकड़ा बनेगा वो एटम बनेगा, ऐसा माना जाता था। इन्हीं चीजों के बेसिस पे डाल्टन्स ने एक थ्योरी डेवलप किया जिसको बोलते थे हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये ब्रिटेन का था, एक स्कूल टीचर था इनफैक्ट। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डाल्टन्स ने डेवलप किया। इस थ्योरी के बेसिस पे ये बोला गया, 4 पॉइंट बोला गया। ये 4 पॉइंट क्या है? ये चारों का चारों हम एनसीईआरटी से कॉपी किए हैं, तो हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स को ही समझाएंगे यहां पे। एनसीईआरटी में लिखा है फर्स्ट पॉइंट, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। मैटर इंडिविजुअल एटम से बना होता है। मतलब जाने अनजाने इसी चीज को बोल रहा है। कोई भी मैटर है तो उसको डिवाइड करो तो फाइनली जो मिलेगा वो एटम मिलेगा। ऐसा बोला किसने? डाल्टन्स ने। आगे चल के ये प्रूफ हो गया। क्या स्टेटमेंट था इसका? मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। मैटर बना होता है इंडिविजुअल एटम से। कोई भी मैटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव, आईपैड, बुक, कॉपी, ये सब किससे बना है? एटम से बना है। इंडिविजुअल एटम से मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा चीज आएगा जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा और वो होगा एटम। लेकिन ये गलत है। आगे चल के प्रूफ हो गया कि एटम भी डिवाइड किया जा सकता है। एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अलग, प्रोटॉन को अलग, न्यूट्रॉन को अलग किया जा सकता है। मतलब ये पहला जो थ्योरी था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट, ये इनफैक्ट आगे चल के गलत हो गया। यहाँ पे हमने कम ही लिखा है, लेकिन ये सारे कुछ जो भी यहाँ पे लिखा है इससे और ज्यादा एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी से तुम नोट्स बनाओगे, ना कि हमारे लेक्चर से कॉपी करो, क्योंकि यहाँ तो छोटा पॉइंट्स लिखा है केवल। सेकंड बात करें अगर एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, हम फुल लाइन पढ़ते हैं एनसीईआरटी का। ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। जरा गौर करना, यह कह रहा है कि ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। किसी एलिमेंट का कोई एटम है, मतलब किसी एलिमेंट को काट के जो सबसे छोटा पोर्शन बचेगा जिसको एटम बोलने वाले हैं, वो जितना भी एटम बनेगा उस एलिमेंट को काटने से वो सब आइडेंटिकल होगा। किस मामले में? एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। कहने का मतलब कोई मटेरियल है, इसको जब कट करेंगे तो जो सबसे स्मॉलेस्ट टुकड़ा मिलेगा वो एटम है। ठीक है, ये मटेरियल कोई ए था। अब कोई मटेरियल बी है, कोई सब्सटेंस बी है। इसको भी कट करें, सबसे छोटा टुकड़ा जो मिला इसका, ठीक है, ये है एटम। बट यहां पे क्या है? एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। ये जो एटम है, ए का एटम है, ये बी का एटम है, तो इस दोनों का प्रॉपर्टी अलग हो सकता है। बट अगर ये ए है था और ये भी ए मटेरियल ही था, तो दोनों का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा एटम,
वो एटम दोनों ही केस में आइडेंटिकल होगा। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। आगे चल के ये भी गलत प्रूफ हो गया, क्योंकि ये बोला गया आइसोटोप का केस। देखो आइसोटोप का केस, जैसे ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। ऑक्सीजन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो एटम होगा। अब वो एटम का मास बोल रहा है कि आइडेंटिकल होना चाहिए हर केस में, कहीं से ऑक्सीजन लाओ। लेकिन एक चीज बताओ, ऑक्सीजन 16 भी होता है, ऑक्सीजन 18 भी होता है, तो मास तो डिफर कर गया ना, और यहां लिखा था आइडेंटिकल मास, इसलिए सेकंड लाइन भी गलत प्रूफ हो गया। पहला तो गलत प्रूफ हुआ ही, सेकंड भी गलत प्रूफ हो गया। आगे चले, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो। ये सिंपल है, जो बोल रहा है उतना ही है कि अगर दो कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। दो डिफरेंट एलिमेंट का एटम अगर कोई कंपाउंड बनाता है तो वह हर बार फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करके ही वो वाला कंपाउंड बनाएगा। कहने का मतलब क्या है समझना जरा। डस्टर लाने दो मेरे को, बहुत दिन से लेक्चर हुआ नहीं था। देखो ये कह रहा है कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, इस दोनों को मिलके अगर CO2 बन रहा है, CO2 बन रहा है, ठीक है, तो जरा देखो ये CO2 बनने में इस दोनों का क्या रेशियो है, किस चीज का रेशियो, कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो। इस दोनों का मोल का रेशियो ले लो या मास का रेशियो ले लो। अगर मोल्स का रेशियो लेते हैं तो ये 1:O2 का मोल्स लेते हैं, या ऑक्सीजन का O2 का मोल्स लेते हैं तो 1:1, और अगर ऑक्सीजन का मोल्स लेते हैं तो 1:2, ठीक है। ऑक्सीजन एटम का मोल्स लेते हैं तो 1:2, मतलब ऑक्सीजन एटम कार्बन एटम के साथ 2:1, या कार्बन एटम ऑक्सीजन एटम के साथ 1:2 के रेशियो में रिएक्ट करेगा, तभी CO2 बनेगा। चाहे कार्बन कहीं से लाओ, ऑक्सीजन कहीं से लाओ, ऑक्सीजन एटम कहीं से लाओ, 1:2 के रेशियो में रिएक्ट करेगा। ये फिक्स्ड रेशियो है, इसी रेशियो में CO2 बन पाएगा। अगर ये रेशियो 1:2 ना होकर 1:1 हो गया तो वैसे केस में CO2 ना बन के क्या बनता, CO बनता, ठीक है। मतलब किसी पार्टिकुलर कंपाउंड को बनने के लिए वो जिस भी एलिमेंट से बना है वो एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में ही रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि कार्बन अगर लाए तुम झारखंड से और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से पकड़ के लाए, रिएक्ट कराए, तो दोनों का, और CO2 बनाना है, CO2 बना है तो 1:2 का रेशियो है। अब एक बार तुम कार्बन झारखंड से ना लाके इसे उड़ीसा से लाए और उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एटम के साथ, इनफैक्ट ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे भी रेशियो वही रहेगा जो झारखंड वाले कार्बन के साथ था। तो कहीं से कोई एलिमेंट लाओ, अगर CO2 बनाना है तो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 ही रहेगा। यही है इसका थर्ड पॉइंट। ये आज भी सही है, इसका कोई गलती नहीं, आज भी है। फोर्थ पॉइंट बोले तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। शॉर्ट में हमने लिखा है, ये कह रहा है कि एटम ना क्रिएट होता है ना एटम डिस्ट्रॉय होता है। इनफैक्ट एटम का रीअरेंजमेंट होता है किसी केमिकल रिएक्शन में। कैसे समझते हैं, कोई एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा केमिकल रिएक्शन लेते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन है भाई, अगर HCl का रिएक्शन हम NaOH के साथ कराएं तो बनता है NaCl + H2O। मतलब गौर करो, क्लोरीन यहां हाइड्रोजन के साथ है, क्लोरीन यहां सोडियम के साथ हुआ है, यहां ऑक्सीजन सोडियम के साथ है, बट यहां ऑक्सीजन सोडियम के साथ नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में
एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता। कैसे डिस्ट्रॉय नहीं होता है? इधर एक सोडियम, इधर भी एक सोडियम, इधर एक ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट में भी एक ऑक्सीजन बचा है, क्लोरीन इधर एक था, क्लोरीन भी प्रोडक्ट में एक है, हाइड्रोजन इधर 2 था, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है। मतलब एटम का नंबर बढ़ेगा घटेगा नहीं जब रिएक्शन होगा तो। मोलिक्यूल्स का नंबर बढ़ घट सकता है, ध्यान देना। नया मोलिक्यूल्स बना तो एटम्स का नंबर, पीओएसी हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, एटम का नंबर किसी भी रिएक्शन में चेंज नहीं करता है। तो एटम का नंबर चेंज नहीं होगा, केवल होगा रीशफलिंग ऑफ एटम या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। मतलब पहले क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ था, अब क्लोरीन सोडियम के साथ है। तो किसी भी रिएक्शन में यही होता है, केवल रीअरेंजमेंट होता है। कोई किसी के साथ होता है जो दूसरे के साथ चला जाता है, और जो दूसरे के साथ होता है वो पहले के साथ चला जाता है। इसी तरह से कुछ होगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही एटम क्रिएट होता है, ना ही एटम डिस्ट्रॉय होता है। होता क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है, तो ये इसका 4th पॉइंट था जो आज भी ट्रू है। इसके बाद बढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के इन पॉइंट्स के बेसिस पे तुम प्रूफ कर सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हो तुम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे। ये तुम खुद से ट्राई करोगे। ये तीनों लॉ के बारे में एनसीईआरटी में दिया है, एक और पढ़ोगे समझ आ जाएगा। हालांकि ये तीनों लॉ पीरियडिक, इसमें क्या कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं दिया है, उसके पहले वाले चैप्टर में दिया है। ठीक है, तो इस तीनों लॉ को तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रूफ कर देता है। लेकिन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से यह प्रूफ नहीं होता है कि ग्लास को जब सिल्क के साथ रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये जनरेट कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इन्हीं ड्रॉबैक के कारण आगे चल के नया थ्योरी डेवलप हुआ। ठीक है, बट उस थ्योरी का भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, जब एक टाइम था जब फैराडे एक साइंटिस्ट था, वो हुआ करता था। फर्स्ट टाइम फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। हालांकि उस दौर में जितने भी साइंटिस्ट थे वो सारे साइंटिस्ट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए ही, क्योंकि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिससे कई सारा इंफॉर्मेशन निकल के आता था। तो हम कुछ रिएक्शंस, वैसे रिएक्शंस को देखेंगे, हम कुछ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को देखेंगे जिससे कुछ यूजफुल रिजल्ट निकला था। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है क्या, इसको हम अब स्टार्ट करेंगे। तो इधर हम मिटाएंगे ताकि समझाने के लिए मेरे को जगह मिल सके। देखो, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये देखो एक ग्लास का एक ट्यूब लिया जाता है। ये ग्लास का ट्यूब है। इस ग्लास के ट्यूब के एक साथ एक मेटेलिक प्लेट और दूसरे साइड एक मेटेलिक प्लेट रखा जाता है। इस मेटेलिक प्लेट को हाई वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है। ऑफ कोर्स हाई वोल्टेज सप्लाई का एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल है, तो ये भी निगेटिव और ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं एनोड, मतलब ये जो प्लेट है ये एनोड कहलाएगा और ये जो प्लेट है वो कैथोड कहलाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई गैस होगा जिसको भाई कोई भी ट्यूब लोगे तो उसके अंदर हवा तो भरा होगा ना, तो कोई गैस तो रहेगा। लेकिन हमको करना क्या है, इसके अंदर जो भी गैस है उसको पंप करके बाहर निकाल लेना है, वैक्यूम पंप लगाना है और अंदर वैक्यूम जनरेट कर देना। लेकिन कभी भी वैक्यूम जनरेट नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ गैस रह ही जाता है। तो यहां भी कुछ ना कुछ गैस रहता है। मतलब अंदर में एकदम वैक्यूम तो नहीं है, बट हाईली लो प्रेशर है, बहुत ही कम प्रेशर है, बट है गैस। ठीक है, अब देखो इसके अक्रॉस, इसी सिस्टम को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब सिस्टम। मतलब यही एक्सपेरिमेंट है इनफैक्ट।
अब देखो ये जो प्लेट है और ये जो प्लेट है, जब हाई वोल्टेज इस दोनों प्लेट के अक्रॉस यूज करते हैं तो देखने को ये मिलता है कि कैथोड के तरफ से कोई रे निकलता है जो एनोड के तरफ जाता है। चूंकि कैथोड से ये रे निकलता है इसलिए इस रे को क्या बोलते हैं? कैथोड रे। क्या बोलेंगे? कैथोड रे। कैथोड से एक रे निकलता हुआ दिखता है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये रे क्या है? कैथोड रे या कैथोड पार्टिकल भी बोला जाता है। ठीक है, अब जरा गौर करो, क्या ये दिखेगा इधर की ओर कोई रे जाते हुए? तो कैथोड रे इनविजिबल होता है, ये जाएगा भी तो दिखेगा नहीं। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक नया डिस्चार्ज ट्यूब लिए, वैक्यूम पंप, जहां से अंदर वैक्यूम जनरेट करना है, मतलब वैक्यूम तो नहीं, लो प्रेशर पे गैस को रखना है, कोई भी गैस हो सकता है। और इधर ये था तुम्हारा कैथोड और ये था एनोड। एनोड में थोड़ा चेंज ला दिया गया है। एनोड जो भी है इसमें परफोरेटेड, मतलब बीच बीच में होल छोड़ दिया गया है। ये मेटालिक प्लेट है, मतलब ये है इलेक्ट्रोड, और इसी से जोड़ा हुआ इधर हाई वोल्टेज। तो इसमें होता क्या है, ये जो है कैथोड है, तो कैथोड से रे निकलता है, ये तो देखे हो, मतलब अभी हमने बताया। तो कैथोड से रे निकलता है, एनोड के तरफ जाता है, इसके वजह से इसको कैथोड रे बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, इस एनोड में जो खाली जगह है, इससे क्या करता है? इधर बढ़ गया, यहाँ पे टकराया, इधर बढ़ गया, इधर यहाँ पे टकराया, इधर बढ़ गया, यहाँ पे टकराया। जरा गौर करना, हमने क्या किया है, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके वॉल को, ग्लास के वॉल को इस साइड केवल जेडएनएस से कोट कर दिए हैं। फ्लोरेसेंट मटेरियल बोला जाता है जेडएनएस को, तो जेडएनएस से कोट कर दिया गया। इससे फायदा क्या होता है कि अगर इस कोटेड पोर्शन पे कैथोड रे टकराता है तो यहां पे ग्लो होता है। ठीक है, तो यहां पे तुमको लाइट जाता हुआ नहीं दिखेगा, यहां पे ग्लो होगा। इसका मतलब जरूर इधर से रेडिएशन आया होगा। और भी कई तरीका ये जानने का कि रेडिएशन का डायरेक्शन किधर है। हालांकि यहां पे क्या है, कैथोड रे का किधर से किधर डायरेक्शन होता है, कैथोड रे किधर से किधर की ओर जाता है। तो कैथोड रे, पहला पॉइंट, कैथोड से किसके तरफ जाता है? एनोड के तरफ जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट है एनसीईआरटी का। सेकंड पॉइंट की बात करें अगर, तो सेकंड पॉइंट होगा, बताते हैं हम, एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। कैथोड से निकलता हुआ और एनोड की तरफ जाता हुआ लगेगा। ठीक है, तो कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। तो कैथोड से एनोड की तरफ जाता है, इसलिए इस रे को कैथोड रे बोलते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें, कैथोड रे आर नॉट विजिबल। कैथोड रे विजिबल नहीं होता है, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स which glow when hit by them। मतलब इस रेडिएशन, ये जब दिखता नहीं है तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए इधर वाले पोर्शन को कोट कर दो जेडएनएस से कोट कर दो। ठीक है, इस कोटेड पोर्शन पे अगर कैथोड रे टकराया तो यहां पे ग्लो होगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा, कैथोड रे आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल। मतलब तुम कैथोड रे को एकदम से नहीं देख सकते हो, लेकिन इसके इफेक्ट को देखने को तुमको मिलेगा। मतलब कैथोड रे आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। ठीक है,
इस सेकंड पॉइंट को भी तुम एनसीईआरटी से पढ़ लोगे, हालांकि अभी हमने समझाया है। थर्ड पॉइंट की बात करें कैथोड रे का, थर्ड पॉइंट, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड द रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर कैथोड रे निकल रहा है, कैथोड रे रिलीज हुआ है, ये कैथोड रे को अगर मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन आता है, ये बेंड होता है, ये मुड़ता है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, समझते हैं। सबसे पहले थर्ड पॉइंट क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में ये जो कैथोड रे है स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है। ठीक है, पहला क्या था, रेडिएशन का मूवमेंट कैथोड से एनोड की तरफ होता है। सेकंड क्या था कि जो कैथोड रे है ये नहीं दिखेगा, इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इधर ZNS के कोटिंग पे, या और कई तरीका है, बट ये रे दिखेगा नहीं ऐसे। ठीक है, मतलब सेकंड पॉइंट को हम बोल सकते हैं इनविजिबल। ओवरऑल तो इनविजिबल ही है। कौन इनविजिबल है, कैथोड रे। थर्ड पॉइंट की बात अगर करें तो थर्ड पॉइंट था हमारा, एनसीईआरटी का थर्ड पॉइंट था कि कोई भी कैथोड रे रहा, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड से पास कराए, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को, सॉरी, ये है कि अगर कोई कैथोड रे मूव कर रहा है, ठीक है, कैथोड रे मूव कर रहा है, और अगर यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना मतलब बड़ा सिंपल है, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर निगेटिव चार्ज, दो मेटल का प्लेट ले लो, एक में पॉजिटिव चार्ज वाला वायर कनेक्ट करो और एक में निगेटिव चार्ज वाला। जब इसमें ये जो ये जो कैथोड रे है, देखा गया कि जब इसमें गया तो ये मुड़ गया, किसके तरफ मुड़ गया, पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल तो इधर की ओर बेंड हो गया, बट ये दोनों में से कोई नहीं रहता तो सीधे जाता। कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि देखो, अगर ये है तुम्हारा कैथोड रे, आराम से कैथोड रे कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसी कैथोड रे को मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराते हैं तो क्या होता है उसको समझते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, सिंपल, दो प्लेट है, दोनों प्लेट को वायर से कनेक्ट करो, एक को पॉजिटिव टर्मिनल पे और एक को निगेटिव टर्मिनल पे रखो, यही बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इस दोनों का बीच का जो रीजन है ना, ये रीजन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है। मतलब इस रीजन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है। जैसे अगर ये क्या है, कैथोड रे को पास करा, स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन अगर इसी कैथोड रे को पास कराओगे इलेक्ट्रिक फील्ड से तो ये मुड़ जाता है पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ। इससे यह प्रूफ होता है कि जो भी पार्टिकल है ये निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। ठीक है, तो ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे आर सिमिलर to that expected from negatively charged particle, suggesting that the cathode ray consists of negatively charged particle called electron। फोर्थ पॉइंट जबरदस्ती का बनाया हुआ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में ये बोल रहा है कि ये जो, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था, कैथोड रे कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है। सेकंड पॉइंट क्या था, ये दिखता नहीं है, इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, ZNS के कोटिंग पे, इसको कोटिंग पे जाने दो इसको, जैसे यहाँ पे परफोरेटेड इलेक्ट्रोड बना दिए हैं जिसके वजह से कैथोड रे यहाँ पे ZNS के कोटिंग पे चला गया है, और ये होता है फ्लोरेसेंट मटेरियल, तो जहां जहां जाएगा वहां वहां ग्लो करेगा। CRT मॉनिटर पुराने टाइम में जो डब्बा वाला टीवी आता था वो, उसमें बेसिकली यही काम होता था, ये डिस्चार्ज ट्यूब ही होता था, और उसमें ऐसे ही कैथोड रे निकल के स्क्रीन पे जाके, यहाँ पे स्क्रीन का काम ये कर रहा है,
कोलिजन करता था और वहां पे ग्लो होता था, जिसके वजह से पुराने टीवी डिश, आजकल जो टीवी आ रहा है वो थिन वाला वो नहीं, जो डब्बा टाइप का आता था वो, उसमें बोलते थे उसको CRT मॉनिटर। तो बेसिकली वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता था, डिस्चार्ज ट्यूब वाले प्रिंसिपल पे, बट ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं उसमें। तो ये था थर्ड पॉइंट था कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में ये जो कैथोड रे है ये स्ट्रेट लाइन चलता है। फोर्थ पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कोई प्रोवाइड कर दिए तो ये जो कैथोड रे है ये अपना पाथ बदलने लगता है। पाथ बदलने का मतलब क्या है कि अब पाथ बदलेगा तो किधर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ रहा है। इसका मतलब ये जो कैथोड रे है बेसिकली वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और यही निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाद में क्या कहलाया, इलेक्ट्रॉन कहलाया। सॉरी। तो ये क्या हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से क्या डिस्कवर किया गया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया। हालांकि फर्स्ट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जिसने भी किया था वो फैराडे था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का क्रेडिट फैराडे को नहीं जाता है, इसका क्रेडिट जाता है थॉमसन को। कोई वजह रहा होगा इसके लिए। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, चारों पॉइंट्स इसका डिस्कस कर दिए। इसके बाद देखो अभी तक ये डिस्कवर्ड हुआ है कि इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी ये जो कैथोड रे पास कर रहा है, ये जो कैथोड रे पास कर रहा है ये कैथोड रे निगेटिवली चार्ज्ड है, और इसी को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं अब हम लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम बोल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। एक कोई मैग्नेट ले लो, कैसे भी मैग्नेट ले लो, इस तरह का, ये अगर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो इसके बीच में ना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब इस यहां से अगर पास कराओगे एनोड रे को या कैथोड रे को तो वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो बेंड होगा, उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन काम करेगा। ठीक है, तो ये सब तुम 12th में पढ़ोगे। तो क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में यहां जो जनरेट हुआ ना, इस दोनों के बीच में जो एरिया है, जो वॉल्यूम है, यहीं पे कौन होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस मैग्नेट के पोल के बीच में एक फील्ड जनरेट हो रहा है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड से अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा डिपेंडिंग ऑन कि वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये जो कैथोड रे है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डेविएट हुआ और मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होना और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होना, दोनों ही केस से ये पता चला है कि ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डेविएट होता है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करता है। इसका मतलब ये कैथोड रे कुछ और नहीं है, निगेटिवली चार्ज चीज है। बाद में यही क्या कहलाया, इलेक्ट्रॉन कहलाया। मतलब कैथोड रे कुछ और नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अभी जो कुछ भी हमने बोला ये इंपॉर्टेंट तो है बट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसको जरा देखते हैं। मेरे को बताओ जरा, ये जो कैथोड रे है, ये जो कैथोड रे है जो इधर से निकलता हुआ दिखता है, बट एक्चुअली में ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे आया होगा, इस प्लेट से, या एक और जगह है। यहां पे जो ये बीच में गैस है ना, ऑफ कोर्स लो प्रेशर पे गैस है। तो ये गैस क्या होता है, बाय द वे गैस है ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल जब लगाते हैं, इसके क्रॉस हाई वोल्टेज जब लगाते हैं तो अंदर का गैस आयनाइज हो जाता है। मतलब जो O2 है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, O2 प्लस में, और इलेक्ट्रॉन निकले। ये भी हो सकता है कि जो O2 है ये कन्वर्ट हो जाए O2 प्लस प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। हाई वोल्टेज लगाने पे ऐसा हो सकता है। मॉलिक्यूल या एटम आयनाइज हो सकता है। अब ये जो आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन निकला ना, यही इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन है
तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, किसके तरफ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज प्लेट के तरफ। मतलब ये जो बीच का गैस है ना, एक्चुअली यही आयनाइज होता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है। वो इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है तो एनोड की तरफ मूव करता है। तो लोगों को शुरू में लगा था कि ये बेसिकली इधर से आ रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि कैथोड से रेडिएशन निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? कैथोड रे। ठीक है, अब ये कैथोड रे का सोर्स क्या है? कहां से ये कैथोड रे निकल रहा है, ये कहां बन रहा है? तो बेसिकली बीच में जो गैस है वो आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, उसी को बोला जा रहा है कैथोड रे। ठीक है, या कई बार बोलते हैं कि हाई पोटेंशियल के कारण पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और इसमें जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले। मतलब इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है? यहां पे बीच में भरा हुआ लो प्रेशर पे गैस और इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब जरा देखो, अंदर में चाहे ऑक्सीजन भरो चाहे नाइट्रोजन भरो, नाइट्रोजन भी लोगे तो आयनाइज होके N2+ बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर 2 बार आयनाइज हो गया तो N2+2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हर केस में इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन गैस भरा हुआ है, कौन सा प्लेट, किस मेटल का प्लेट लिया गया है, इलेक्ट्रॉन ही निकलता है और यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? कैथोड रे। तो कैथोड रे इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड गैस इन दिस चैम्बर, गैस इन दिस टेस्ट ट्यूब, इस पे डिपेंड ही नहीं करता है। मतलब कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोड, कैथोड रे डज नॉट don't depend on nature of electrode and gas। इसके अंदर कौन सा गैस भरा हुआ है, कौन सा एनोड कौन सा कैथोड है, किस मेटल का एनोड कैथोड है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी कैथोड रे होगा वो यही इलेक्ट्रॉन ही होगा। ठीक है, मतलब कैथोड रे, इसके अंदर गैस के बदलने से, प्लेट का मेटल बदलने से कैथोड रे का नेचर बिल्कुल ही नहीं बदलेगा। आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि ये जो चीज बचा ना, ये जो चीज, ये भी तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये किधर मूव करेगा? ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो इधर से भी आता हुए गैस, इधर से भी आते हुए रेडिएशन दिखेगा, तो वो रेडिएशन कहलाता है एनोड रे, क्योंकि वो बेसिकली एनोड से आता हुआ दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं एनोड रे, जिसको कैनाल रे भी बोलते हैं। वो बेसिकली क्या होता है? वो O2+ होगा, O2++ होगा, N2+ होगा, N2++ होगा, H+ होगा, ये सब चीजें होगा। मतलब गैस बदलेगा तो कैनाल रे या एनोड रे बदलेगा। उस पर चार्ज का अमाउंट भी बदल सकता है, E/m का वैल्यू भी बदल सकता है। E/m का वैल्यू का मतलब है कि चार्ज बाई मास, है ना। तो अगर हम बात करें कैथोड रे का, तो कैथोड रे का चार्ज बाई मास E/m क्या होगा? एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। जबकि अगर हम कैनाल रे की बात करें, एनोड रे की बात करें, वो रे जो एनोड से निकलता हुआ प्रतीत होता है, दिखता है, एक्चुअली वो ये सब है। और ये तो गैस बदलोगे तो इसका E/m कुछ और, इसका E/m कुछ और, इसका E/m कुछ और, इसका E/m कुछ और। मतलब एनोड रे के केस में E/m फिक्स्ड नहीं रहता है। ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो गैस भरा गया है इसके अंदर जो गैस भरा गया है वो गैस कौन गैस है। मतलब गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा कैनाल रे या एनोड रे, जबकि कैथोड रे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट होगा, कैथोड रे इंडिपेंडेंट होगा इस गैस के या इस प्लेट के नेचर के। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था, इस पे नजर रख सकते हो। अब हम चलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हो गया, अब हम चलते हैं E/m कैलकुलेट करने। मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका और इलेक्ट्रॉन का जो मास है इसका रेशियो क्या होगा। इसको मटा रहा है,
ध्यान देना, ये भी एक तरह का डिस्चार्ज ट्यूब ही है। देखो कैसे, ये है तुम्हारा निगेटिव प्लेट, यह निगेटिव प्लेट, यहाँ पे ये है निगेटिव, ये निगेटिव है और ये है पॉजिटिव, ठीक है। और इसको ऐसे सप्लाई है पावर। जरा गौर करो, ये है तुम्हारा कैथोड, कैथोड और एनोड के बीच में जो भी गैस है जिसके कारण कैथोड रे जनरेट हुआ, ये कैथोड रे यहां पे चूंकि होल किया हुआ था तो इससे पास किया। और अगर सोचो, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया है, ये कुछ और नहीं है, दो प्लेट है, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है और एक को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। इसके बीच में ये दो प्लेट ऐसे रखा हुआ है, इस दोनों प्लेट के बीच में एक फील्ड जनरेट होता है। मतलब इस बीच में कोई चार्ज पार्टिकल अगर रुका रहे या मूव करे तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन काम करता है इस फील्ड का, डिपेंडिंग ऑन वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो अब जरा देखो, ये जो रेडिएशन जा रहा था कैथोड रे, यहां अगर ये प्लेट को हटा दें तो ये सीधे सीधे इस बी पॉइंट पे जाएगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए इस दो प्लेट के हेल्प से, तो यहां से जो कैथोड रे जा रहा है यहां तक स्ट्रेट गया, फिर यहां से मुड़ने लगा। यहां पे जो फील्ड है इस दोनों इस पॉजिटिव प्लेट के तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन है कैथोड रे, तो इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब ये थोड़ा बेंड हो जाएगा। मतलब अब ये बी पे नहीं जाएगा, कहां जाएगा, ए पे जाएगा। इसी तरह से अगर ये जो रेडिएशन है कैथोड रे रेडिएशन, ये इनफैक्ट सही कहने में तो ये तो इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब पार्टिकल है। मतलब ये जो रे है, रे बोलते जरूर हैं बट ये एक्चुअली में पार्टिकल है। शुरू से ही बोला जा रहा है कैथोड रे, टेक्निकली इसको कैथोड पार्टिकल बोलना चाहिए। तो मैग्नेट के यहां पे फील्ड जनरेट हो रहा है, अभी हमने बताया था नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो अगर इस मैग्नेट को तुम ऐसे रख दो, मतलब ये जा रहा है कैथोड रे, इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल, साउथ पोल यहां पे रहे, ऐसे कुछ रहे, देखो यहां ऐसे 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 ऐसे, क्या हम बोल रहे हैं, ये मैग्नेट है, 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 ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। और इसी के बीच से तुम पास होने दो कैथोड रे को। तो ये कैथोड रे पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये फोर्स लगाता है, ठीक है। अगर इसको ऐसे पकड़ के यहां पे ऐसे सेट कर देंगे हम, मतलब यहां पे रहेगा साउथ पोल, अब पीछे में रहेगा नॉर्थ पोल, तो होगा क्या, ये जो कैथोड रे जा रहा है ये नीचे की ओर मुड़ेगा, मतलब यहां पे पहुंचेगा सी पॉइंट पे, ये ए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ए पे पहुंचेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण सी पे पहुंचेगा, और कुछ नहीं रहेगा तो स्टेट बी पे जाएगा, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए और पीछे और आगे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए, मतलब नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर और नॉर्थ पोल इधर, और इस तरह का मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेट के कारण जो फोर्स लगेगा, मैग्नेट के कारण कैथोड रे पे मतलब इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी इस पे फोर्स लगेगा, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के वैल्यू को एडजस्ट करके ऐसा किया जा सकता है। सोचो कि जब कोई प्लेट नहीं लगा था, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं यहां पे काम कर रहा था, उस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है बी पे जा रहा है सीधे। जब मैग्नेटिक फील्ड लगा है, जब इलेक्ट्रिक प्लेट लगा है तो ये कहां जाने लगा, ए पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक प्लेट मत लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, मतलब इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल और इस तरह का मैग्नेट लगा दिए। तो हमने देखा इस केस में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां पहुंच गया, सी पे पहुंच गया, ठीक है। अब एक बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो ए पे गया, मैग्नेटिक फील्ड लगा है तो सी पे गया, ठीक है। एक ही साथ दोनों लगा दो तो इस प्लेट के कारण जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पुल होगा
उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके कारण पुल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कर दें दोनों फील्ड के कारण फोर्स को अगर इक्वल कर दें हम, तो वैसे केस में प्लेट लगाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन सीधे बी पे ही जाएगा। ठीक है, तो हम एक रिलेशन लिख लेते हैं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन। ये दोनों को इक्वेट करते हैं और इस तरह से कुछ स्टेप्स के बाद आ जाता है E/m का वैल्यू। मतलब ये जो पार्टिकल मूव कर रहा था, जिसको कि कैथोड रे बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन था, उस पे चार्ज और उसका मास का रेशियो पता चल जाता है। ऐसा नहीं होता कि चार्ज अलग निकाला, मास अलग निकाला, फिर रेशियो निकाला, ऐसा नहीं। ये E/m निकलता ही है वैल्यू, E नहीं पता होता है, M नहीं पता होता है। कैसे निकलता है? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो E/m का वैल्यू आ जाता है। तो हम क्यों नहीं सोल्व कर रहे हैं? क्योंकि तुम ना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो, क्योंकि ये सब तुमको 12th फिजिक्स में पढ़ना है। तो अभी बस ये जान लो कि इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है, उसके बराबर किया गया और वहां से आ गया E/m का वैल्यू। और ये सारा कुछ जे थॉमसन किया था, जिसके वजह से ये क्रेडिट किसको मिलता है E/m कैलकुलेट करने का? थॉमसन का। हालांकि थॉमसन को ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी का भी क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अभी E/m आया है, E नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं पता है, पता केवल चार्ज और मास का रेशियो का पता चला है। ठीक है, तो आगे चल के एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये बताया, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा ये बता दिया। पहले से ही E/m हमें पता था, तो जब E पता चल गया तो m पता चल जाएगा। इस तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। E पता था, E पता नहीं था, E/m पता था, और E बता दिया कौन? मिल्कन एक्सपेरिमेंट से आ गया। मिल्कन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट से मिल्कन ने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाल लिया, और चूंकि थॉमसन ने पहले से ही E/m का वैल्यू बताए हुए था, तो E जब निकल गया तो m भी निकल गया। मतलब जो E का वैल्यू है उसको E/m से डिवाइड कर दो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जो आ गया 9.1094 × 10⁻31 kg। तो इनफैक्ट मिल्कन के इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, वो बताने के बाद ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चला। ठीक है, थॉमसन ने क्या बताया? E/m का वैल्यू। मिल्कन ने क्या बताया? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और यहां से क्या पता चल गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं कैनाल रे या एनोड रे के बारे में। अभी कुछ ही देर पहले हमने बोला था कि जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है, इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं। जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है, अगर इधर हम एनोड रखते हैं, इधर हम कैथोड रखते हैं, मतलब निगेटिव प्लेट, और इधर पॉजिटिव प्लेट, इधर रखते हैं एनोड। तो क्या होता था? कैथोड से एनोड के तरफ एक रे जाता दिखता था। ये कुछ और नहीं था, क्या था? इलेक्ट्रॉन था। इसको क्या बोलते थे? कैथोड रे। और हमने बताया एक दूसरे तरह का रे एनोड से किसके तरफ जाता दिखेगा? कैथोड के तरफ। इसको क्या बोलेंगे? एनोड रे, क्योंकि एनोड से निकलता हुआ दिख रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एनोड से ये रे आ रहा है। एक्चुअली में होता क्या है? इसके अंदर जो गैस भरा होता है, बाय द वे इसके अंदर तुम भरे हो कौन सा? N2 गैस। तो ये हाई वोल्टेज जब इसके अक्रॉस लगाते हैं तो ये अनाइज हो जाता है N2+ में, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, या ये कन्वर्ट हो जाएगा N2+2 और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब तुम जरा सोचो, ये सब क्या कहलाया? यही सब है कैथोड रे, और ये सब क्या है? ये सब है एनोड रे।
इसी तरह इसके अंदर अगर हाइड्रोजन भर दोगे तो देखो क्या क्या मिलेगा, H2 प्लस मिलेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन मिलेगा, H प्लस मिलेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि H2 से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो H2 है हाई पोटेंशियल जैसे अप्लाई किए H2 कन्वर्ट हो गया 2H में, मतलब H2 का बॉन्ड टूट गया और फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब ये आयनाइज हुआ 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन बना ना, ये बीच में यहां पे इलेक्ट्रॉन बना है, चूंकि निगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। चूंकि एनोड के तरफ आ रहा है लेकिन निकलता हुआ आता हुआ प्रतीत हो रहा है कैथोड के तरफ से, इसलिए इसको बोलेंगे कैथोड रे। मतलब ये है कैथोड रे और ये है कैथोड रे। मतलब कोई भी गैस भरो कैथोड रे आइडेंटिकल आएगा, बट एनोड रे क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा गैस भरे हैं उस पे। ठीक है, अब देखो एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और कैथोड रे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, सिंपल। अब जरा देखो ये जो पॉजिटिवली कैथोड रे ये जो एनोड रे होता है इसी को कैनाल रे भी बोलते हैं। और एनोड रे चूंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो है H प्लस, इसी को क्या बोल दिया गया, प्रोटॉन। प्रोटॉन सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, चार्ज में भी मिनिमम और मास में भी मिनिमम। मतलब अगर किसी कंपाउंड में चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज केवल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसी के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। या इस पे अभी बात नहीं करते, आगे डिटेल में बात करेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि एनोड रे या कैनाल रे में ये बेसिकली क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसमें जो स्मॉलेस्ट साइज का स्मॉलेस्ट चार्ज रखने वाला जो आयन है वो है H प्लस और इसी को क्या बोल दिया गया, प्रोटॉन। ठीक है, तो ये हो गया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एनोड रे, कैथोड रे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के डिस्कवरी से बस इतना याद रखो कि बेरिलियम के सीट ऑफ बेरिलियम अल्फा पार्टिकल जब बम्बार्ड कराया गया, चैडविक था साइंटिस्ट, उसी ने बम्बार्ड कराया था, अल्फा पार्टिकल का बेरिलियम पे बम्बार्ड कराया गया तो न्यूट्रॉन रिलीज हुआ था। एक ऐसा स्पेसिस, एक ऐसा चीज जो न्यूट्रल है, न निगेटिवली चार्ज है न पॉजिटिवली चार्ज है। इतना ही एनसीईआरटी लिखा है तो हमें लगता है यही चीजें तुमसे पूछा जाएगा। यहां पे जो कुछ भी बताया है एनसीईआरटी के दायरे में ही बताया, उससे बाहर नहीं निकला है, क्योंकि इस सेक्शन से अगर क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी से ही आएगा। हालांकि इसमें आगे जब बढ़ेंगे तो एनसीईआरटी से बाहर भी निकलेंगे, बट यहां पे एनसीईआरटी की ही बात करें तो ज्यादा समझदारी है। ये था तुम्हारा कुछ बेसिक चीजें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेन टॉपिक पढ़ने के पहले तुम्हें पता होना चाहिए। हालांकि ये नहीं भी पता रहेगा तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आज का जो ट्रेंड है नीट का और मेन का मतलब एनटीए का, उसमें एनसीईआरटी में से कुछ भी उठा के पूछता है। तो आज का जो भी लेक्चर हुआ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैथोड रे क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। एनोड रे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैथोड रे क्या डिपेंड करता है कि कौन सा गैस भरा गया है, गैस चेंज करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब का तो कैथोड रे बदलेगा नहीं, ये फिक्स रहेगा। लेकिन गैस चेंज करने से एनोड रे क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये है मेन चीज आज के लेक्चर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ मॉडल्स के बारे में। किन मॉडल्स के बारे में? उन मॉडल्स के बारे में जो शुरू में आया था एटम्स एटॉमिक मॉडल, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल। शुरू में जो एटॉमिक मॉडल आया था उसके बारे में पढ़ेंगे और फाइनली पहुंचेंगे बोर्स थ्योरी पे, बोर्स एटॉमिक मॉडल पे, और वही बोर्स एटॉमिक मॉडल तुम्हें डिटेल्स में पढ़ना है। तो मिलते हैं एटॉमिक मॉडल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।